देखिए बच्चों, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण आप कैसे करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन कौन सी धातुएं स्थित होती हैं? जिंक, लोहा, लेड, कॉपर। ये जो धातुएं होती हैं ये मध्यम अभिक्रियाशील युक्त धातुएं होती हैं। मतलब इनकी जो एक्टिविटी होती है वो ना तो ज़्यादा अधिक होती है और ना ही ज़्यादा कम होती है। तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कहलाती हैं। ये प्रकृति में प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क की तुलना में धातु को यदि आप ऑक्साइड से प्राप्त करें तो वो अधिक सरल हो सकता है। मतलब सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में हम इसे अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें और उससे फिर धातु को एक्सट्रैक्ट करें तो वो ज़्यादा सरल होता है। इसलिए निष्कर्षण से पहले हम धातुओं के जो सल्फाइड और कार्बोनेट्स होते हैं उन्हें धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसके लिए क्या करना होगा, भर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। तो भर्जन क्या होता है? जो सल्फाइड का अयस्क है वो वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड का जो अयस्क आपके पास है वो वायु की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे, लेकिन उसके गलनांक से नीचे गर्म करेंगे। मतलब जो अयस्क है वो पिघले ना, तो बिना पिघलाए आप जो है उसके गलनांक से नीचे ताप पर वायु की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। रिएक्शन आप देखिए, ZnS ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ZnS प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? जिंक का ऑक्साइड बना रहा है, ZnO बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, SO2 बना रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे निस्तापन की क्रिया क्या है। तो निस्तापन की क्रिया में आपका जो कार्बोनेट अयस्क था उसमें आप उसे जो है वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करेंगे। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर ये किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसा कि सूत्र में आप देख रहे हैं, ZnCO3 इज गर्म किया आपने, ये निस्तापन की क्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो जब आपने वायु की अनुपस्थिति में उस ताप पर गर्म किया तो देखिए ZnCO3 किस में कन्वर्ट हो गया? ZnO में कन्वर्ट हो गया, जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, तो भर्जन और निस्तापन से जो आपको ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं उन ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन हम किससे करते हैं? कोक के द्वारा करते हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करें, या कोक जिसको हम कार्बन कहते हैं, तो कार्बन के साथ गर्म करें तो क्या होता है? जिंक का ऑक्साइड जिंक में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आप रिएक्शन देखेंगे, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन किस में इसे गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक क्या है? मध्यम क्रियाशील धातु है और साथ में क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। आगे आप देखेंगे कार्बन का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? धातु में अपचयित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो है प्रक्रियाएं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया का भी आप उपयोग कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक सक्रिय धातुएं जो है, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इन सभी धातुओं का उपयोग आप जो है अपचायक के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको जो है उन धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करने की क्षमता रखती हैं। क्योंकि ये कैसी हैं? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, किनसे? जिनका आप यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऑक्साइड को आप यूज़ कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। तो ये उनके ऑक्साइड में से उन धातुओं को एक्सट्रैक्ट कर देती हैं, पृथक कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखिए MnO2, ये क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम Al सॉलिड हैं दोनों। जब आप एल्यूमिनियम से क्रिया करा रहे हैं, किसकी? एल्यूमिनियम के चूर्ण से मैग्नीज डाइऑक्साइड की, तो क्या बन रहा है? मैग्नीज प्राप्त हो रहा है, रिड्यूस हो गया मैग्नीज का ऑक्साइड किस में? मैग्नीज में। तो मैग्नीज प्राप्त हो गया आपको धात्विक अवस्था में, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो गया, मतलब विस्थापन हो गया किसका? मैग्नीज का। किस में से? मैग्नीज के ऑक्साइड में से। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, देखिए ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब अभिक्रिया होगी तो बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी, जिससे जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। जैसे कि जो आपकी मैग्नीज प्राप्त हुई गलित अवस्था में प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत हीट निकलती है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट प्रक्रिया। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो
थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं इस अभिक्रिया को। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल, आयरन थर्ड ऑक्साइड जो है ना, फेरिक ऑक्साइड जो है, इसे जब आप एल्यूमिनियम के चूड़ के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपका आयरन बनेगा। और आयरन कैसा होगा, पिघला हुआ अवस्था में प्राप्त होगा, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट निकालेगी। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं आप, रेल की पटरी, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनकी दरारें जो उसमें पड़ जाती हैं उन्हें जोड़ने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसमें Fe2O3 जो आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ उसे जो है रिएक्शन कराएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलेगी। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का तो ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन हो जाएगा किस में से, आयरन के ऑक्साइड में से आयरन का विस्थापन हो गया, और जो ऑक्सीजन थी वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देती है, Al2O3 बनाती है, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो जो आपकी धातु रह गई है, जो धातु प्राप्त हुई जैसे कि आयरन, ये क्या हुई, पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो गई। तो जहाँ पर जो है दरारें हैं वहाँ पर ये पिघल कर पहुँच जाती है और वहाँ पे दरारें जुड़ जाती हैं। तो इस अभिक्रिया में भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। और आप जानते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, और आयरन जो है कम क्रियाशील धातु है, इसलिए आयरन को एल्यूमिनियम जो है वो विस्थापित करने का गुण रखती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण आप किस प्रकार से कर सकते हो।